फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफी वेरिएबल है, राइट। अब सीरीज के स्टार्टिंग में और सीरीज के एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों होता है? या तो उसके पास n-1d ऑर्बिटल में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उसमें बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इसमें काफी वेरिएबल होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है, एक्सेप्ट जो हमारे कौन से ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट शोज variable oxidation state with exception to first and last element of the series, ठीक है। जैसे आगे हमारे पास अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, कौन सी? +3d। और आखिरी जो एलिमेंट है जिंक वो इसमें कौन सी दिखाएगा? सिर्फ +2 की दिखाएगा, ठीक है, ओनली वन। तो सीरीज के स्टार्टिंग में और सीरीज के एंड में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होती है उसका कारण क्या है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर बहुत ज्यादा होते हैं। इस केस में क्या है? टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में क्या है? टू फ्यू। इसमें बहुत ही कम है और इसमें बहुत ही ज्यादा है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों दिखाते हैं? क्योंकि n-1d और ns की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या होती है? ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होती है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करती है। ns की ऑर्बिटल भी और n-1d की ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो जाएगी इनकी वो किस में जाएगी? n-1d और जो ns के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके मैक्सिमम प्लस कर दे अगर इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके बराबर आ जाती है, राइट। और ये मैक्सिमम कहां पे आती है? मिड ऑफ द सीरीज के अंदर आती है, राइट। इसमें हमारे पास तो अगर आप देखा जाए तो कितनी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? जितना इनका ग्रुप नंबर होगा मोस्टली उसके हिसाब से इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कहां तक? जो आपके पास ग्रुप 7 तक के लिए, उसके बाद फिर वो वेरिएबल करता है, ठीक है। अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो मैक्सिमम कौन सी दिखाएगा? इट विल बी शोन बाय मैंगनीज कितनी? +7 दिखाएगा, राइट। क्यों दिखाएगा? देखिए कि मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, मैंगनीज की 3d5 4s2, तो n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसके हिसाब से इसकी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? 7। तो हमारी जो 3D सीरीज है इसके अंदर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी है? +2 है। मोस्ट कॉमन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज में? मोस्ट कॉमन इज +2, राइट। जैसे कि स्कैंडियम नहीं दिखाता है एक्सेप्ट स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ हमारे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3 की, ठीक है। अब मान के चलो वो हमारे पास +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो क्या किया जाएगा? शेयरिंग की जाएगी,
क्या की जाएगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी शेयरिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास परमैग्नेट आयंस होता है MnO4 नेगेटिव, इसमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें हमारा जो मैंगनीज है वो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है, +7। ठीक है जी। आखिरी में जो हमारे हैं वो कम क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए या लूज करने के लिए। ठीक है जी, इज इट ओके। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो किसी भी सीरीज में हो किसके s और d इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर आ जाता है, राइट। अब देखा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी देखें, जैसे कि हमारे पास जो p ब्लॉक एलिमेंट थे उसमें हमने पढ़ा था कि p ब्लॉक एलिमेंट में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती डाउन द ग्रुप जाते थे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करती थी, डिक्रीज करती थी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सीरीज की बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, ठीक है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो यूनिटी से चेंज करती है। इससे यूनिटी, जैसे अगर हम मैंगनीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक की दिखा देते हैं यूनिटी से। जबकि पी ब्लॉक में जो हमारे पास चेंज आता था वो कैसे आता था, पी ब्लॉक के अंदर जो 2 के डिफरेंस आता था। जैसे हमारा लेड था उसमें Pb2 पॉजिटिव था और Pb4 पॉजिटिव था, और डाउन द ग्रुप तो Pb2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती थी और Pb4 पॉजिटिव की घटती थी। बट यहां पर क्या होता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा। तो अगर आप देखें मैंगनीज की कौन सी स्टेबल ज्यादा है, +7। क्रोमियम की देखें तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +6। ठीक है, फिर हमारे पास मोलिब्डेनम की देखें तो उसकी ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +6। ठीक है बच्चे। अब टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन भी कौन सी दिखाता है, +6 की ऑक्सीडेशन, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबल है। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखाया था हमारे पास, ऑस्मियम, +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा देता है। ठीक है जी, कौन, जो हमारे पास ऑस्मियम होता है वो +2 +3 +4 +6 और +8 ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा देता है। ठीक है बच्चे। सो हमारे पास अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो क्या करेगा बच्चे, वो ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। जैसे कि हमारे पास अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें Cr2O72 नेगेटिव, इसमें हमारे पास क्रोमियम जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है बच्चे। अब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा देते हैं, कब दिखाते हैं, जब ट्रांजिशन एलिमेंट, जब ये जैसे हमारे पास लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि कार्बोनिल के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था, टेट्रा कार्बोनिल निकल था, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट। फिर हमारे पास CrCO6 था, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, इसमें भी 0 थी। आयरन में FeCO5, इसमें भी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास जो आ जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, अब सॉल्वेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट है, तो अगर हमारे पास कोई मेटल सॉल्वेंट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
कि Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है जी, क्या Cu2 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल than Cu. Why? Because of more negative हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास Cu2 पॉजिटिव जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Cu पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, ओके। क्यों Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास उसकी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। क्या होती है? मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो Cu पॉजिटिव जो होता है वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, Cu पॉजिटिव कैन इजीली बी रिड्यूस्ड, आसानी से रिड्यूस हो जाता है, इसलिए लेस स्टेबल है Cu पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाए तो हम स्पेसिफिकली इसमें डील करते हैं जो हमारे पास हैलाइड्स होती हैं और जो हमारे पास ऑक्साइड्स होती है उनके बेसिस पर। ठीक है, तो पहले हम हैलाइड्स की बात करते हैं। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन एलिमेंट दिखाता है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और साथ में स्मॉल साइज के होते हैं। तो इन दो फैक्टर की वजह से ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं किसी भी एलिमेंट की। कौन? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो पहले हम हैलाइड्स की बात करते हैं। जब हैलोजन के साथ बनेंगे तो हैलोजन के साथ अगर बनते हैं तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो वो क्रोमियम के केस में आती है 6 तक। कहां तक? 6 तक। ठीक है, टाइटेनियम जो है वो कौन से दिखाएगा? 2, 3 और 4। टाइटेनियम जो है हैलाइड के साथ कौन से दिखाएगा? +2, +3 और +4। राइट, जबकि वेनेडियम जो है वो कौन से दिखा देगा? +2, +3, +4 और +5। ठीक है, फिर क्रोमियम जो है वो हमारे पास कौन दिखाएगा? +2, +3, +4, +5 एंड +6। +2, +3, +4, +5 और +6। हैलाइड्स के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है वो क्रोमियम दिखाता है +6 की। राइट, मैंगनीज डायरेक्टली सिंपल हैलाइड की फॉर्म में नहीं दिखाता है, बट अगर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है वो तो उसमें दिखा देता है। मैंगनीज जो है वो कहां तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? मैक्सिमम में से 4 तक की दिखाएगा। कहां तक दिखाएगा? 4 तक की। राइट, +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 दिखाएगा हैलाइड के केस में। बट जब ये MnO3F बनाता है इस केस में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है अपनी +7। बट सिंपल हैलाइड्स के केस में नहीं दिखाता है। क्या? सिंपल हैलाइड्स के केस में नहीं दिखाता। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं मैंगनीज के बाद +3 सिर्फ जो है हमारे पास आयरन और कोबाल्ट जो है ये सिर्फ +3 की दिखाते हैं। इसके बाद +3 और +2, इसके बाद +3 की कोई भी नहीं दिखाता है। राइट, फिर कोबाल्ट जो है हमारे पास ये निकल सिर्फ एक दिखाएगा। कौन सी? +2 की। और जो हमारे पास कॉपर है वो कौन सी दिखा देगा? +1 भी दिखाएगा और +2 भी दिखाएगा, क्योंकि जब वो क्यूप्रस आयन होता है तो वो Cu पॉजिटिव बनाता है तो +1 दिखाता है, जब Cu2 पॉजिटिव होता है तो 2 पॉजिटिव दिखाता है। राइट, और जिंक सिर्फ हमारे पास एक ही दिखाता है।
अब देखा जाए कि जो हमारी लोअर हलाइड्स है, लोअर हलाइड के केस में जो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन प्रेजेंट होंगे, राइट। क्लोराइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्लोराइड नहीं होगा। किस किस केस के अंदर? टाइटेनियम में, वेनेडियम में, ठीक है, ओके। जो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगी, या फिर हम कॉपर के केस में देख लें, ठीक है। जबकि जो हमारे पास मैंगनीज और क्रोमियम देखा जाए तो क्रोमियम जो है सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है हैलोजेंस के साथ, ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ये क्यों होता है, ठीक है। अब वेनेडियम की जो हलाइड्स है देखा जाए तो वो वेनेडियम के हलाइड जैसे कि हमारे पास VF5 है, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, अगर हम इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास हमें क्या दे देगा? इट गिव्स ऑक्सो हलाइड्स। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, इसमें हम पानी डाल दें तो ये क्या दे देगा? हमें ऑक्सो हलाइड्स दे देगा, VOX3, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +5 रहती है, ठीक है। तो बच्चे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस के हिसाब से है, इसके हिसाब से, ठीक है। फिर अगर हम ऑक्साइड के केस में बात करें, अब देखो कि अगर हम नॉर्मल बात करें, क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैंगनीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जब ऑक्साइड बनाता है, जबकि जब वो हलाइड्स के साथ रहता है +6 दिखाता है। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के साथ वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा देता है इसमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। इज इट ओके? तो मैक्सिमम कितनी हमारे पास? +7। अब हम ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं जरा। अब ऑक्साइड्स की बात करें तो स्कैंडियम जो है वो सिर्फ हमें कौन से दिखाएगा? +3 की दिखाएगा, और क्या बना लेता है? Sc2O3 स्कैंडियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? स्कैंडियम ऑक्साइड, ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है वो मैंगनीज तक चली जाती है, आदर मैंगनीज तक, ठीक है। टाइटेनियम जो है 2, 3, 4 के दिखा देगा, ठीक है। वेनेडियम जो है हमारे पास 2, 3, 4, 5 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 2, 3, 4, 5। क्रोमियम जो है हमारे पास क्या दिखाएगा? 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा और 6 दिखाएगा। 2, 3, 4 और 6। मैंगनीज के केस में हमारे पास 2, 3, 4 और 7। क्या दिखा देगा? 2, 3, 4 और 7। ठीक है बच्चे। और इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है आयरन की और कोबाल्ट की, तो आयरन जो है मैक्स, इसके बाद जो +3 में दिखाते हैं वो सिर्फ आयरन दिखाता है। कौन दिखाता है? आयरन। इसके बाद जो है बाकी सारे के सारे हमारे को +2 दिखाते हैं, विद एक्सेप्शन टू कॉपर जो कि +1 और +2 दिखा देते हैं, ठीक है। जिंक के केस में भी हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। अब देखिए Mn2O7 जैसे हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास Mn2O7 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 आती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो मैंगनीज जो है वो टेट्राहेड्रली आपस में जुड़े हुए होते हैं, राइट। क्या होते हैं?
दो मैंगनीज जो है वो टेट्राहेड्रली आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है। जैसे कि हमारे पास एक मैंगनीज ओ और ये मैंगनीज है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास Mn2O7 का होता है, राइट। और पॉइंट याद रखना बच्चे, जब ऑक्साइड्स बनाएंगे ये एलिमेंट्स, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बेसिक होगा, और जो इन बिटवीन होगा वो एम्फोटेरिक होगा। ऑक्साइड्स जो होती हैं ये भी अलग अलग नेचर की हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास देखा जाए कि इसके बाद जो हमारे पास आता है कि जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ये अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कलर बनाते हैं, तो हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनकी बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। अब ये सारे के सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों करते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, राइट। अभी हमारे पास पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, राइट। अब पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड होगा, और डायमैग्नेटिक कब होगा, जब पेयर्ड होगा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को दे देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस, राइट। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। आप पूछ लेंगे बताओ भाई कितना है, जैसे कि आपको बोल दिया Cr3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए क्रोमियम इज 4s1 3d5। तो अब आपके 3 पॉजिटिव है तो क्या एक ये चला गया, 2 इसमें चले गए, 3d3 हो गई। अब 3d3 हो गई तो हमारे पास d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 3 भर गए तो तीनों अनपेयर्ड है। यहाँ पे n क्या था बच्चे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, n। तो इसकी मूवमेंट कितनी आ जाएगी, 3 3 + 2 5 रूट 15, क्या आ जाएगी, रूट 50। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं। पूछ लेते हैं भाई Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव से ज्यादा कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ये भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कराया था, राइट, कि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव में तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3d6, और Fe3 पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ जाएगी, 3d5, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6 होती है आयरन की। अब दो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d6 हो गया, और इसमें 3 चले गए 3d5 हो गया। अब जब 6 है तो हमारे पास एक की पेयरिंग हो जाएगी उसमें, तो इसमें हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Fe3 पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा, पांचों के पांचों हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ये मोर पैरामैग्नेटिक है। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है कि हमारे यहाँ आता है कि कलर क्यों बनाते हैं, कलर कंपाउंड्स। अब कलर कंपाउंड आने का कारण क्या है कि इसके अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर कंपाउंड बनाएंगे।
जिसके पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, दो कारण है, एक डी ट्रांजिशन है और एक चार्ज ट्रांसफर है। ठीक है, डी ट्रांजिशन से डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में चेंज आता है, जैसे कि हमारा परमैग्नेट के अंदर होता है और मैग्नेट के अंदर, ऐसे ही हमारा डाइक्रोमेट में और क्रोमेट में होता है, जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इसमें हमारे पास क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर होता है मोमेंटरी ऑक्सीजन के ऊपर से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहता है, कलर चेंज हो जाता है। राइट, सिमिलरली डाइक्रोमेट और क्रोमेट में भी ऐसा होता है। अब डी ट्रांजिशन जो होती है वो डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, जिसका हमने कार्टवील बना के पढ़ा था वेव, और जिस कलर की स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो अब्सॉर्ब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो इंपार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा कलर जो होता है डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। अब जिसके अंदर हमारे कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जिसमें होंगी, उनके सॉल्ट कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। जैसे कि आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, राइट, इनके कैसे होंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है तो इनके सॉल्ट हमेशा कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे, कलरलेस। ठीक है बच्चे, परमैंगनेट और मैंगनेट में जो है चार्ज ट्रांसफर है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट में भी चार्ज ट्रांसफर, मोमेंटली ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, O2 नेगेटिव से O नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, +7 से +6 हो जाती है इसके अंदर, और इसमें +6 से +5 हो जाती है, जिसके कारण क्या आता है, इसमें कलर चेंज हो जाता है। डाइक्रोमेट हमारा ऑरेंज होता है, राइट, परमैंगनेट हमारा पर्पल होता है। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है कि जो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। अब ये कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं, पहला, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो इसमें खाली होती हैं, राइट। फिर फ्री वैलेंसीज, क्या है, फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, राइट। और तीसरा, एड्सॉर्प्शन करा देते हैं, राइट। तो इसके कारण ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर देते हैं। ठीक है, सो दे वर्क एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, फ्री वैलेंसीज एंड द एड्सॉर्प्शन जो होता है। ठीक है बच्चे, अब इंटरमीडिएट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन होगा तो ये क्या बना लेते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे तो फिर वो क्या करता है, ये हमने एड्सॉर्प्शन थ्योरी में पढ़ा था, हेटेरोजेनस कैटलिसिस में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, फिर वहां से क्या प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो एज इट इज होता है। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे पास हम कांटेक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करते थे, कांटेक्ट प्रोसेस में हमने किसका इस्तेमाल किया था, V2O5 का। कब इस्तेमाल किया था, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए किया था, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है V2O5, वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, राइट, और क्या बना लेता है, V2O4 प्लस SO3। ठीक है जी, अब जो ये SO3 है, ठीक है, अब क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, तो ये हमारे पास V2O5 बाहर निकलना चाहिए,
अब V2O5 बाहर कैसे निकलेगा? जो हमारे पास V2O4 है इसकी हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये हमारे पास V2O5 दे देगा। देखो हमारे पास दो रिएक्शन क्या होता था, SO2 plus O2 gives SO3 in the presence of V2O5, राइट? ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम? आयोडाइड से आयोडीन को बनाना, क्या? आयोडाइड से, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आयोडाइड से आयोडीन जो बनता है आयरन की प्रेजेंस में बनता है। अब आयरन की प्रेजेंस में बनता है तो उसमें हमारे पास आयरन एज अ कैटलिस्ट का होता है, तो कैसे करेगा? जो हमारे पास परसल्फेट होते हैं आयोडाइड है, इसको हम किसके साथ करेंगे? जो हमारे पास परसल्फेट हमारे पास आएगा H2O8 2 नेगेटिव, राइट? किसकी प्रेजेंस में? Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमें क्या देता है? आयोडीन और सल्फेट दे देता है, राइट? अब ये हुआ कैसे भाई? जो हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है, ये मींस इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। Fe3 पॉजिटिव जो है I नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन, और खुद हो जाएगा वो फेरस, राइट? फिर जो हमारे पास फेरस आयन है, ये फेरस आयन जो है परसल्फेट आयन के साथ कंबाइन करेंगे और फेरस से किसमें कुछ चेंज हो जाएंगे? फेरिक में चेंज हो जाएंगे और सल्फेट बन जाएगा, ठीक है बच्चे? तो इसकी वजह से हमारे पास क्या करते हैं? ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? कलर कंपाउंड। फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? Why they form complex compound? तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बनने का कारण क्या है? स्मॉल साइज ऑफ द मेटल। ये रीजन पूछते बच्चे, बहुत जरूरी है रीजन। स्मॉल साइज ऑफ मेटल, हाई चार्ज, क्या? हाई चार्ज। चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज बाय साइज रेशियो हाई होगी। क्या होगी? चार्ज बाय हाई, चार्ज बाय साइज रेशियो। और तीसरा फैक्टर जो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स खाली पड़ी हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है, जिसके कारण ये हमारे पास क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स आसानी से बना लेते हैं, ठीक है बच्चे? दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि कई सारे कॉम्प्लेक्स हमने देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो सारे के सारे जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना रहे थे, क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं उनके साथ ही कंबाइन करते हैं। लिगेंड्स कैसे होते हैं हमने देखे थे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं ये क्या करती हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हैं। कहां से? फ्रॉम लिगेंड्स। लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, राइट? जैसे हमने देखा था FeCN6 4 नेगेटिव और FeCN6 3 नेगेटिव, ये सारे देखे थे हमने, राइट? PtCl6 2 नेगेटिव, राइट? ठीक है बच्चे? तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। फिर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या है कि इसमें जो छोटी छोटी चीज में जगह रह जाती है उसके अंदर स्मॉल साइज के, जैसे हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ट्रैप हो जाते हैं, राइट? इंटरस्टिशियल
कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं भाई, क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इसमें फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं, राइट, स्पेस, फ्री वैलेंसीज या फिर फ्री स्पेस प्रेजेंट होती है, उसके अंदर स्मॉल साइज के जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो जो एम्प्टी स्पेस होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, राइट। फिर जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इनके रिस्पेक्टिव मेटल से, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ओके। कंडक्टिविटी भी शो करते हैं सिमिलर टू द मेटल, ठीक है, इज इट ओके। फिर ये एलॉयज भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, दे आल्सो फॉर्म एलॉयज। एलॉय क्या होता है बच्चे, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, ये हमने उसमें पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन के अंदर, राइट। सो ये हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। एलॉय क्यों बना लेते हैं, सिमिलर साइज का मेटल जो होता है वो रिप्लेस कर देता है, क्या कर देता है, जो सिमिलर साइज का मेटल होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण वो कॉम्बिनेशन में एलॉयज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एलॉयज बना लेते हैं, ठीक है बच्चे, क्योंकि उसमें एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम, जिसके कारण क्या होता है, वो उसकी जगह ले लेता है। तो नॉर्मल डिफरेंस जो होता है कितना, 15% के करीब होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो एक मेटल दूसरे की मेटल की जगह लेता है। और एलॉय वगैरह नॉन मेटल अगर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे स्टील वगैरह के बनाने के लिए किया जाता है, या फिर इनवर वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलॉय का फायदा क्या होता है, ये बेटर अपीयरेंस के लिए होते हैं, मैंने बताया था, कंडक्टिविटी अच्छी करने के लिए होते हैं, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हार्ड होते हैं, ठीक है बच्चे। सो ये जो हमारे पास बनाने के काम है। फिर और क्या आ जाता है भाई, ये नॉन स्टियोकोमेट्रिक कंपाउंड भी बना लेते हैं। नॉन स्टियोकोमेट्रिक में क्यों, पूरा का पूरा आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जैसे कि आपके पास FeO 0.98 लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास फेरस भी होगा और फेरिक भी होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफी, अगले लेक्चर में हम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन वगैरह देखेंगे। थैंक यू बेटा।